नमस्कार दोस्तों। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी 15 नवंबर, उस दिन हिंदी के सबसे महान कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद की पुण्यतिथि है, जिन्होंने कामायनी लिखा, जिन्होंने चंद्रगुप्त लिखा, स्कंदगुप्त लिखा। आपने ये नाटक शायद पढ़े हों, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी बैकग्राउंड से नहीं होते, बहुत सारे लोग हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते। हमारी कोशिश भी यही है कि आप जो हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने BA नहीं किया, जिन्होंने MA नहीं किया, जिन्होंने 11th-12th में हिंदी उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वो रचनाएं, वो साहित्य आप तक सोशल मीडिया के जरिए आप तक लेके आता रहूँ। जो भी मेरी कोशिश हो पाती है, जिस तरीके से भी मैं ला पाता हूँ। क्वालिटी में हो सकता है भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसा संस्मरण जो जयशंकर प्रसाद से जुड़ा हुआ है, जो एक किताब में संकलित है। किताब का नाम है पथ के साथी, महादेवी वर्मा का ये लिखा हुआ है। इसमें संकलित है। किस्सा कुछ ऐसे शुरू होता है कि महादेवी जी भागलपुर से प्रयागराज आ रही होती हैं। अब होता क्या है कि जयशंकर प्रसाद काशी में रहते थे और महादेवी जी प्रयाग में रहती थी। जब वो आ रही होती हैं, और एक रोमांचक चीज़ और है इसमें कि दोनों लगभग समकालीन थे। जयशंकर प्रसाद का देहांत थोड़ा जल्दी हो गया, महादेवी बाद में स्वर्गलोक गई, लेकिन पूरे जब दोनों समकालीन थे, जब दोनों लोग लिख रहे थे, दोनों का रचना काल लगभग शुरुआती एक ही था। दोनों की केवल एक ही मुलाकात है, और इस एक मुलाकात का संस्मरण जो मैं आपको सुना रहा हूँ, वो ट्रेन से आ रही होती है, रास्ते में काशी मिलता है, काशी से उतरती हैं कि चलो प्रसाद के दर्शन कर लिए जाएं। उस समय प्रसाद कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे होते हैं। महादेवी जी काशी से उतरती हैं। उस टाइम पे जैसा आप लोग जानते हैं, ना गूगल मैप होता था, ना इतने अच्छे GPS वगैरह होते थे कि लोकेशन ट्रैक हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े बिजनेस होते थे कि फेसबुक पे डालेंगे कि ये बिजनेस कहाँ पे, और हमें खटाक से उसकी लोकेशन मिल जाएगी। या इतने बड़े वो कभी उस टाइम पे बहुत कम लोग जान पाते थे। तो महादेवी जी उतरती हैं काशी के स्टेशन पर और पूछती हैं कि प्रसाद के घर जाना है। रिक्शे वालों से, तांगे वालों से, ऑटो वाले नहीं चलते थे तब तो रिक्शे वाले, तांगे वालों से पूछती हैं कि प्रसाद के घर जाना है। तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि प्रसाद कौन है, महाकवि प्रसाद कौन है, कि वो कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे हैं, कोई नहीं जानता था उन्हें। तभी अक्सर एक तांगे वाला आता है और पूछता है कि आपको सुंगनी साहू के घर जाना है। तो सुंगनी साहू से तात्पर्य होता है कि व्यापारी, तम्बाकू का व्यापारी। तो महादेवी जी को उस तांगे वाले पर गुस्सा आती है। वो चिल्ला के कहती हैं कि मुझे व्यापारी क्या नहीं, मुझे कविता लिखने वाले क्या जाना है। तो रिक्शे वाला भी काशी का था, वो महादेवी को जवाब देता है कि हमारे सुंगनी साहू भी बहुत अच्छे अच्छे कवित रचते हैं। अब महादेवी के मन में एक ख्याल आया कि अगर सुंगनी साहू कवित रचते हैं तो वो निश्चित रूप से जयशंकर प्रसाद को जानते होंगे, और अगर जयशंकर प्रसाद को जानते होंगे तो मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो महादेवी जी ने सोचा कि ठीक है, आप सुंगनी साहू के घर ले चलिए। अब महादेवी तंग गलियों से सुंगनी साहू के घर पहुंचती हैं, और उस घर के बाहर पहुंचती हैं जो साधारण और अति साधारण के बीच की मध्य स्थिति का था। भिजवाती हैं कि प्रयाग से महादेवी आई हैं, और जयशंकर प्रसाद खुद निकल के आते हैं। प्रसाद जी इसमें वो लिखती है, मैं आपको कुछ वही पढ़ के सुनाता हूँ तो आपका थोड़ा साहित्य से मिलन भी हो जाएगा, कि प्रसाद जी स्वयं ही बाहर आए। उनका चित्र उन्हें हष्टपुष्ट स्थिर बना देता है, पर स्वयं न वे इतने हष्टपुष्ट जान पड़ते हैं। न अधिक ऊंचा, न नाटा मधोला कच, न दुर्बल न स्थूल, छरहरा शरीर, गौर वर्ण, माथा ऊंचा और प्रशस्त, बाल न बहुत घने न विरल, कुछ भूरापन लिए काले, चौड़ाई लिए मुख की तुलना में कुछ हल्की सुडौल नासिका। ये उनका परिचय है जिन्होंने दिया है। और जैसे ही उनकी मुलाकात होती है और वो महादेवी से पहला ही सवाल पूछते हैं कि आप तो महादेवी जी नहीं जान पड़ती। मैंने भी वैसे ही प्रश्न में उत्तर दिया, आप ही कहाँ कवि प्रसाद लगते हैं जो चित्र में बहुत भिक्षु जैसे हैं। ये उनकी पहली मुलाकात थी, और इसके बाद दोनों बातचीत करते हैं। प्रसाद अपनी कामायनी का दूसरा सर्ग सुनाते हैं, महादेवी अपनी कविताएं सुनाती हैं। और छायावाद के दोनों स्तंभ थे, जो 4 स्तंभ हैं, दोनों ये थे, महादेवी और प्रसाद। इसके बाद महादेवी चली जाती हैं। कुछ साहित्यिक संस्मरण हैं, कुछ कविताओं का है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे आप लोग।
एक दिन फिर जब वो चली जाती हैं और प्रयाग में जब होती हैं, फिर उन्हें एक सूचना मिलती है और उसी बीच प्रसाद के अस्वस्थ होने का समाचार मिला, पर बहुत दिनों तक किसी को यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि रोग क्या है। अंत में क्षय की सूचना भी हिंदी जगत के लिए चिंता का कारण नहीं बन सकी। ये बहुत बड़ी लाइन है जो माधवी जी वर्मा खुद कह रही हैं, और आप भी इस पर थोड़ा चिंतन करिए कि हिंदी कवियों की क्या स्थिति होती है। कामायनी जैसा महाकाव्य लिखने वाला कवि, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी जैसा नाटक लिखने वाला लेखक, नाटककार, आनंदवाद का दर्शन देने वाला कवि कि ज्ञान दूर है, क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यही विडंबना है जीवन की। ये आनंदवाद का दर्शन है जो कामायनी का दर्शन माना जाता है कि ज्ञान, क्रिया, कर्म, इच्छा, इनमें सभी में एक गठजोड़ होना चाहिए, तभी आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे आनंदवाद का दर्शन कहते हैं। कि अंत में क्षय की सूचना भी हिंदी जगत के लिए चिंता का कारण नहीं बन सकी। हमारे वैज्ञानिक युग में नितांत साधनहीन होने के लिए यह रोग मार्ग सिद्ध होता है। प्रसाद जी के साधनहीनता का कोई संबंध किसी को ज्ञात नहीं था, इसी से अंत तक सब उनके स्वस्थ होने का विश्वास बना रहा। सबको लगता रहा, अरे साहब इनके पास तो बहुत पैसा है, ये तो अपना इलाज करा ही लेंगे। लेकिन कभी थोड़ा स्वाभिमानी भी होता है। स्वाभिमानी, इस पर एक बहुत अच्छी उन्होंने लिखा है, मैं आपको भी सुनाता हूँ कि अपने से बार बार सहायता करने के लिए कहने में मानव स्वभाव विद्रोह करने लगता है। यह सौहार्द और विश्वास का सुंदर अभिमान है। यह सौहार्द और विश्वास का सुंदर अभिमान है। उस समय मन चाहे अभिनय करता हो संघर्ष से बचने का, किंतु जीवन अपना संग्राम अंध होकर लड़का है। कहता है अपने को बचाऊंगा नहीं, जो प्रसाद उस समय सोचते होंगे, जो हर स्वाभिमानी आदमी सोचता है कि अपने को बचाऊंगा नहीं, जो मेरे मित्र हों आवें और अपना प्रमाण दें। जो स्वाभिमानी लोग होते हैं उनके साथ यही दिक्कत होती है, वो मांगते किसी के साथ नहीं है, वो चाहते हैं कोई हो दे जाए, या कोई मदद करना चाहे मदद कर जाए। शायद प्रसाद के साथ भी यही रहा हो। और एक किस्सा और है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि उनके पास जो उस समय पूंजी थी थोड़ी बहुत, अब वो अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो उनके इलाज के दौरान खर्च किया जाए। जो थोड़ा बहुत पूंजी थी उनके पास बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि वो जानते कि अगर वो उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर ली तो जो उनका पुत्र था, जो उनका छोटा सा परिवार था, आगे की पीढ़ी, उससे बड़ी कठिनाई आने वाली है। और अगर वो पैसा खर्च हो गया, वो भी चले गए, तो शायद उनकी जो पीढ़ी होगी उसे बहुत दिक्कत होगी, शायद वो अपना पोषण भी ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति कवियों के साथ बन जाती है। नागार्जुन के साथ बाद में ऐसी स्थिति बनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ बनी, लगभग हर हिंदी कवि के साथ यही होता आया है जितने भी है। मैं सोशल मीडिया के दौर में फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर रील्स बना लेता हूँ, 1000-1500 लोग देख भी लेते हैं। वीडियो को कम लोग देखते हैं, रील्स ज़्यादा देख लेते हैं जब काट काट के छोटे छोटे हिस्से में डालता हूँ। लेकिन उन कवियों को कितने लोग पढ़ पाए, उन कवियों को कितने लोग सुन पाए। मेरी कोशिश है मैं उन पुराने कवियों को आप तक लेके आता रहूँ। आप सहयोग करना चाहते हैं तो फिर शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद।